अस्सलामुअलैकुम गाइस, यू आर वाचिंग ज्यूरिस टेल्स। आज हम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन 25 से 42 तक कवर करेंगे। अच्छा, अब वहाँ हमने सेक्शन 24 में बेसिकली समन किस तरह से जारी होता है वो हमने, यहाँ समन किस तरह से सर्व होता है वो पढ़ा था। तो अब सेक्शन 25 में हम नोटिस या कोई ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन या उनकी कॉपी जो है वो किस तरह से सर्व करनी है। अच्छा, समन अलग होता है, नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशंस अलग होती हैं, ठीक है, वो भी रेवेन्यू ऑफिसर इशू करता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो नोटिस, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन या इन डॉक्यूमेंट्स की जो भी कॉपी होगी वो किसी भी पर्सन को इसी तरह से सर्व की जाएगी जैसे सेक्शन 24 में बताया गया था। मीन्स या तो उस पर्सन को पर्सनली या उसके फैमिली में कोई मेल मेंबर है उसको जो कि उनके साथ रहते हैं, या फिर उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे अफिक्स किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड जो सब सेक्शन है उसमें यही बता रहा है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर या नोटिस या जो प्रोक्लेमेशन या उसकी कोई कॉपी जो है, हम इस बेस पे उसको वॉइड नहीं कह सकते कि इसमें कोई नाम या कोई डेजिग्नेशन किसी पर्सन की गलत की गई है। हाँ, यहाँ पे कोई मतलब अगर वो जो बनाया गया है नोटिस, ऑर्डर या समन और प्रोक्लेमेशन, अगर उसमें किसी किस्म की नाइंसाफ़ी है तो फिर तो उसको वॉइड कह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब सेक्शन 26 में हमें जो प्रोक्लेमेशन है उसके मोड बताए जा रहे हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में जब प्रोक्लेमेशन होती थी तो वो मतलब ज़्यादातर ना ड्रम बजा के लोगों को बताया जाता था कि रेवेन्यू ऑफिसर ये ऐलान करना चाह रहा है कि ना अब असेसमेंट हो रही है या अब सर्वे होगी, या किसी किस्म की भी प्रोक्लेमेशन ज़्यादातर ढोल बजा के की जा सकती थी। पहले कस्टमरी वे ये था, लेकिन अब ये है कि वो जो पब्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, या इस एक्ट के हवाले से और भी जो भी बताया जाए वो कर सकते हैं, या फिर वो जो कोई भी प्रोक्लेमेशन करना चाह रहे हैं तो उसकी कॉपी बना के वो मतलब कहीं पे चिपका दें दीवारों वगैरह पे, जिससे लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो ये सिंपल सा वे था। अब सेक्शन 24 इंक्वायरी के हवाले से हमें बताता है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। जैसे हम कोर्ट के पर्पस के लिए कोई इंक्वायरी करते हैं तो वो रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, और जो रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करेगा उसको हम जुडिशल प्रोसीडिंग कहेंगे, ठीक है। ये जुडिशल प्रोसीडिंग हम किस लिए कहेंगे, क्योंकि हम सेक्शन 129, 193, 219, 228 जो पीपीसी है उसमें ये बाकायदा बताया गया है कि जुडिशल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो भी हियरिंग होगी, डिसीशन होगा, इंक्वायरी होगी, मतलब इस इंक्वायरी में जो हियरिंग या डिसीशंस होंगे वो पब्लिकली होंगे, पब्लिक में होंगे, और पार्टीज़ जो या फिर उनके जो अथोराइज्ड एजेंट हैं उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो इंक्वायरी या हियरिंग या डिसीशन प्रॉपरली अटेंड करें, ठीक है। अब सेक्शन 28 लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिस के हवाले से डील कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ गवर्नमेंट मींस प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशनल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए ये इस एक्ट के पर्पस के लिए बताएगी कि जो भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज सही है उसी को हम रेवेन्यू ऑफिस लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। जैसे कि सिंध प्रोविंस है तो वहाँ पे मोस्टली सिंधी बोली जाती है, तो यहाँ पे हम रेवेन्यू ऑफिसर्स की लैंग्वेज सिंधी कह सकते हैं। अब 29 जो है वो अरेस्ट के हवाले से बता रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो कि कॉम्पिटेंट है कि वो वारंट जारी कर सके तो वो किसी के भी वारंट जारी करेगा कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए, ठीक है। तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर के वारंट पे। और सेक्शन 30 जो है वो बेसिकली हमें
रेवेन्यू ऑफिसर का पावर बता रहा है कि वो किसी की भी लैंड में एंट्री कर सकता है, मीन्स उसकी लैंड में दाखिल हो सकता है, लेकिन उसका पर्पस क्या होगा? अगर वो ज़रूरी समझता है कि रेवेन्यू ऑफिसर खुद जाके मतलब मेजरमेंट करे या डिमार्केशन करे, फिक्सेशन करे, या बाउंड्रीज़ की इंस्पेक्शन करे, या बाउंड्री मार्क को मतलब आइडेंटिफाई करवाना है, या किसी किस्म की जो सॉइल है उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, या फिर असेसमेंट के पर्पस के लिए, या जो भी मतलब पर्पसेस हैं लॉफुली जो कि रेवेन्यू ऑफिसर मतलब कर सकता है परफॉर्म, तो वो किसी की भी लैंड में जाके कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो किसी मतलब ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे कोई बंदा रह रहा है, उसका घर है, तो वहाँ पे वो मतलब उसकी इजाज़त के बगैर इंटर नहीं हो सकता उस लैंड में जहाँ पे कोई पर्सन जो है वो रह रहा है। हाँ, लेकिन वो क्या करेगा, उसको 7 दिन पहले नोटिस देगा कि हम इस पर्पस के लिए आपकी ज़मीन में या आपकी मतलब आपकी जो लैंड है वहाँ हम इंटर करना चाह रहे हैं या एंट्री करना चाह रहे हैं, तो वो फिर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है उस पर्सन की प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे जाता है, तो वो उसकी जो भी सोशल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर किसी ने मतलब किसी का ऐसा होता है ना कि पर्दा होता है, तो वो उस पर्दे का लिहाज करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, उनकी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेक्शन 31 जो है प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में बता रहा है कि असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड को छोड़ के बाकी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो अपने एरिया में यानी अपनी जुरिस्डिक्शन में कहीं पे भी बैठ सकते हैं अपने पावर परफॉर्म करने के लिए। और असिस्टेंट कलेक्टर जो फर्स्ट ग्रेड का है वो अपने पावर परफॉर्म कर सकता है और कहीं पे भी बैठ सकता है, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उससे बाहर नहीं, ठीक है। अब सेक्शन 32 जो है प्रोसीडिंग जो कि हॉलीडे पे हुई हैं उनके हवाले से है कि अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर कोई प्रोसीडिंग करता है किसी किस्म की, वो मतलब हॉलीडे है उस दिन करता है, ठीक है, या तो वो संडे है या फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये हॉलीडे है, तो उस दिन पे अगर कोई प्रोसीडिंग करता है रेवेन्यू ऑफिसर तो वो वैलिड होगी, उसको हम इनवैलिड नहीं कर सकते कि हम उसको इनवैलिड इस बेस पे नहीं कह सकते कि वो जो है हॉलीडे पे हुई है तो इनवैलिड है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब सेक्शन 33 जो है वो बेसिकली हमें सील के बारे में बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रिस्क्राइब करेगी कि रेवेन्यू ऑफिसर कौन सा सील यूज़ करेंगे या किस साइज़ का होगा, उस पर क्या लिखा होगा, ठीक है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेक्शन 34 जो है बेसिकली कॉस्ट के हवाले से बता रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है किसी भी किस्म की जो कॉस्ट है वो मतलब यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग में जो कॉस्ट होगी उसकी बात हो रहा है कि उसको किसी भी किस्म की जो ये लीगल प्रोसीडिंग से कॉस्ट होगी उसको जैसे चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इस एक्ट के हवाले से, मीन्स जिस तरह से इस एक्ट में प्रिस्क्राइब किया हो उस हिसाब से। हाँ, अगर वो इस हिसाब से कोई भी प्रोसीडिंग की जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता तो फिर उससे पूछा जाएगा, रीज़न पूछा जाएगा कि आपने इस तरह से क्यों नहीं किया। अब सेक्शन 35 जो है अगर किसी पर्सन को समन किया गया है, नोटिस किया गया है, ऑर्डर दिया जा रहा है या प्रोक्लेमेशन दी जा रही है रेवेन्यू ऑफिसर के तहत, तो अगर वो उसको कहा जा रहा है कि आपने समन मतलब उसको समन जारी किया गया है कि आपने ये प्रोसीडिंग अटेंड करनी है इस डेट पे इस प्लेस पे, और वो अटेंड नहीं करता, ठीक है, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको बुलाया है किसी भी काम के लिए, तो वो अगर नहीं जाता वहाँ पे तो फिर वो क्या होगा, वो पर्सन जो है हम इसे कह सकते हैं कि उसने रूल्स को वायलेट किया है और उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? 50 रुपीज़, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती। अब हम चैप्टर 5 पे आ जाते हैं जो कि विलेज ऑफिसर्स के हवाले से बताता है। अच्छा, जब हम अपॉइंटमेंट या क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर पढ़ रहे थे तो आप लोगों को याद होगा कि हमने सिर्फ तहसीलदार यानी मुख्तियारकार तक पढ़ा था, उससे आगे किसी भी जो रेवेन्यू
कि मतलब छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं, हम ऑफिसर्स तो नहीं कह सकते उनको, हम उनको क्या कहेंगे, विलेज ऑफिसर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे तपेदार हो गया, कोठार हो गया, पटवारी हो गया, कानून गो हो गए, ये हमने कुछ लंबरदार हो गया, मीन्स विलेज हेड जो हो गए, ये सारे हमने पढ़े थे। वो सारे कहाँ पे इंक्लूड होंगे, विलेज ऑफिसर में। तो यहाँ पे सेक्शन 36 में यही बताया जा रहा है कि वो जो विलेज ऑफिसर्स हैं, मीन्स पटवारी, कानून गो, कोठार या उसके अलावा हेडमैन, ये सारे जो है वो रूल्स के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाएगा गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ कि इनको किस तरह से अपॉइंट करना है, इनको किस तरह से ड्यूटीज़ मतलब कन्फर्ड करनी है, और उनको पनिशमेंट, सस्पेंशन और मतलब और रिमूवल जो है वो सारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ डिसाइड करेगी। अच्छा, अब सेक्शन 37 जो है वो विलेज ऑफिसर सेस के हवाले से बता रहा है। सेस बेसिकली टैक्स या फीस को कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए इम्पोज करेगी किसी भी देह जो कि प्रोविंस में है उसके ऊपर जो भी सेस मतलब फ़ीस जो है उसको इम्पोज करेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, विलेज ऑफिसर सेस, ठीक है। वो जो रेट होगा वो एक्सीड नहीं करेगा 5%, जो भी लैंड रेवेन्यू है उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये जो विलेज ऑफिसर है गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा उसकी रिन्यूमरेशन जो है, मीन्स हम कह सकते हैं आमदनी जो है वो हम फिक्स किए इस एक्ट के हिसाब से फ़िक्स की जाती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ जो है ऐसे रूल्स बनाएगा कि किस तरह से कलेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है विलेज ऑफिसर सेस को, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 38 अब जो है हमें वो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बता रहा है कि जो रिम्यूनरेशन है विलेज ऑफिसर की मेंशन की गई है, मतलब सेक्शन 37 के क्लॉज सबसेक्शन 1 में, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ है विलेज ऑफिसर्स का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, तो वो भी वहाँ पे कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता, या उसको कोर्ट में जाके वॉइड नहीं करार दिया जा सकता। उसको किसी किस्म का भी अगर चेंज करना है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर सकता है और कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब सेक्शन 39, ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम रिकॉर्ड ऑफ राइट के हवाले से पढ़ेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ राइट जो हैं वो बेसिकली एक हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जो इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले है रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो एक देह का होता है, और उसमें मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे स्टेटमेंट जो कि बता रही होती है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है। जो हम बता रही हैं कि लैंड जो ओनर है वो कौन है, टेनेंट कौन है, और वो कितने परसेंट उस ज़मीन में प्रॉफिट के हवाले से, रेंट के हवाले से या प्रोडक्शन के हवाले से, उस डे में जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके हवाले से, या फिर जो ऑक्यूपाई लैंड है उसके हवाले से कितना हकदार है, ये भी बताया जा रहा है। उसके अलावा जो है इस पार्ट में जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचर बताई जा रही है, ठीक है। नेचर या एक्सटेंड ऑफ जो इंटरेस्ट है कि किस पर्सन का कितना इंटरेस्ट है और कितनी लाइबिलिटी है, कितनी कंडीशंस हैं, वो सारा कुछ बताया जा रहा है। मीन्स हम अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो इंफॉर्मेशन जो लैंड इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है लैंड ओनर के हवाले से, टेनेंट के हवाले से, और बाकी जो भी लैंड को यूज़ कर रहा है उसके हवाले से। इसमें नेचर जो है, इंटरेस्ट है, कंडीशन ऑफ पेमेंट है, जो भी है ना वो सारा कुछ, या गवर्नमेंट कितना ऑन कर रहा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड ऑफ राइट में ही बताई जाती हैं। उसके अलावा मैप ऑफ जो एरिया है देह का, वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में होता है। उसके अलावा जो है अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ स्पेसिफाइड करे, वो भी
इस रिकॉर्ड ऑफ राइट में बताया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर करेगा नोटिफिकेशन के ज़रिए और कि भाई ये जो है इस एरिया का रिकॉर्ड ऑफ राइट है। ठीक है, ये सारा मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है बेसिकली कौन मतलब करता है, नोटिफिकेशन के ज़रिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर करता है कि ये किसी पर्टिकुलर देह एरिया का रिकॉर्ड ऑफ राइट है। ठीक है, मीन्स हम जब भी हमें देखना है कि इस ज़मीन का ओनर कौन है तो हम रिकॉर्ड ऑफ राइट में जाएंगे। जब भी हम देखना चाहेंगे कि टेनेंट कौन है तो हम रिकॉर्ड ऑफ राइट में जाएंगे। जब भी हम देखेंगे कि इस ज़मीन पे कितना टैक्स है गवर्नमेंट के तहत या इस पे गवर्नमेंट की कितनी जो है ड्यूज़ रहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट में। वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अब सेक्शन 40 पे आ जाते हैं। सेक्शन 40 बेसिकली हमें रिवीजन के बारे में बता रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो किस तरह से रिवाइज किए जा सकते हैं। सबसे पहले इसका जो सब सेक्शन 1 है वो हमें बताता है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगता है कि किसी देह का जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो या फिर उस देह को जो है स्पेशल रिवीजन की ज़रूरत है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के ज़रिए ये डायरेक्ट करेगा कि इस देह का रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाए या इस देह का रिकॉर्ड ऑफ राइट बेसिकली स्पेशली जो है रिवाइज्ड किया जाए। ठीक है, और सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि जो नोटिफिकेशन रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो नोटिफिकेशन करेगा अंडर सबसेक्शन 1 के तहत तो उसमें डायरेक्ट किया जाएगा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट या तो बनाए जाएं या फिर रिवाइज़ किए जाएं किसी पर्टिकुलर देह या किसी मतलब जो भी डेज़ हैं किसी लोकल एरिया की उनके लिए। ठीक है, वो सारा नोटिफिकेशन के हवाले से बताया जा रहा है। और इसमें सबसेक्शन 3 जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है या तो जो बनाए गए हैं या जो रिवाइज्ड किए गए हैं इस सेक्शन के तहत तो वो हम उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट ही कंसीडर करेंगे किसी पर्टिकुलर डे के लिए। पर हाँ, ये जो मतलब होगा ये किसी किस्म का भी चेंज नहीं करेगा जो कि मतलब पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है प्रिजम्पशन जो कि गवर्नमेंट के फेवर में है तो उस प्रीवियस रिकॉर्ड को वो मतलब चेंज नहीं करेगा या इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसका सबसेक्शन बेसिकली हमें यही बता रहा है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है डिक्लेयर करता है किसी लैंड का या किसी एरिया का जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मींस कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड करता है उस डे की तो फिर वो क्या होगा, अथेंटिक होगा और वो ऑफिशियल मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो रिकॉर्ड ऑफ राइट बन रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो उसकी कॉपीज़ प्रिंट करके किसी स्पेशल जो ऑफिशियल्स हैं उनसे वेरीफाई कराई जाएंगी कि ये जो है जेन्युइन है या नहीं। ठीक है, अब इसमें वेरीफाई कौन कर सकता है, मुख्तियारकार कर सकता है, कंसर्न जो असिस्टेंट है वो भी कर सकता है फर्स्ट ग्रेड का या फिर जो है सबसेक्शन 11, 12 एंड 13 जो हम पढ़ेंगे 42 में उनके हिसाब से वेरीफाई किया जाएगा। और ये जो भी अब रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा उसका एक सेल इस्टेब्लिश्ड होगा अंडर सबसेक्शन 142 के। ठीक है, और वहाँ पे ये सारे स्टोर किए जाएंगे। अब सेक्शन 41 जो है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ओमिटेड है तो हम सेक्शन 42 देखते हैं। सेक्शन 42 का जो सब सेक्शन है 1 वो बेसिकली बता रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक सेल बनाएगा, यूनिट बनाएगा। ठीक है, जो कि मुख्तियारकार के ऑफिस में होगा और उसमें कुछ ऑफिशियल्स भी होंगे जो कि वर्क परफॉर्म करेंगे। उनका पूरा जो सेल है उनका काम क्या होगा कि वो मेंटेन करें रिकॉर्ड ऑफ राइट को और रजिस्टर करें किसी किस्म की जो म्यूटेशन हुई है राइट या रजिस्ट्रेशन ऑफ जो म्यूटेशन है लैंड के हवाले से मीन्स जो भी म्यूटेशन है
उसको मेंटेन करें, रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करें। तो ये सेल बनेगा जो कि मुख्तियार के ऑफिस में होगा और वहाँ पे दूसरे भी ऑफिशियल्स होंगे जो कि मुख्तियार के साथ मिल के काम कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा सब सेक्शन 2 हमें ये कहता है कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन हो रहा है या जो रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूटेशन है, ये इनके 3 सेट बनाए जाएंगे, ठीक है। एक सेट जो यूनिट बनाया जा रहा है सब सेक्शन 1 में वहाँ पर होगा। उसके बाद जो दूसरा सेट है वो यूनियन काउंसिल में होगा जो कि कंसर्न्ड है किसी एरिया में। और तीसरा जो सेट होगा वो तपेदार के पास होगा रिकॉर्ड ऑफ राइट का। मीन्स बेसिकली 3 सेट बनाए जाएंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट के। उसके बाद फिर इसका सब सेक्शन 3 जो है वो हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन जो है उसने किसी किस्म का राइट एक्वायर किया है या कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया है किसी लैंड में, तो हाँ, लेकिन वो जो है वो मतलब किसी लीगल प्रोसीडिंग से हासिल ना किया हो या मॉर्टगेज ना किया हो या फिर सब सेक्शन 100 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत उसको वो राइट ना मिला हो, तो वो या तो ओरली या तो रिटन में इन्फॉर्म करेगा मुख्तियारकार को कि या फिर कोई भी ऐसा जो ऑफिसर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अथोराइज्ड किया है उस पर्सन को विदिन 3 मंथ बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि जो पर्सन है वो ये राइट एक्वायर कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर वो पर्सन जो है जिसने एक्वायर किया है राइट वो माइनर है या डिसेबल है, तो वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है नहीं दे सकता। तो उसका गार्जियन जो है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को मतलब हैंडल कर रहा है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मुख्तियारकार या किसी अथोराइज्ड ऑफिसर को दे सकता है। अब यहाँ पे फर्दर बताया जा रहा है कि अगर वो जो राइट है वो या फिर जो मतलब इंटरेस्ट है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत एक्वायर किया जा रहा है, तो यहाँ पे सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी होगी कि मुख्तियारकार को वो इन्फॉर्म करे विदिन 3 मंथ कि इस डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि कोई पर्सन जो है जिसने अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी, अगर वो मतलब ख़त्म हो जाती है, जिस चीज़ के लिए उसने गिरवी रखी थी वो या तो अमाउंट पे कर देता है या लीज़ पे देता है, तो वो लीज़ ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो अपना राइट जाके एक्वायर कर सकता है फिर से, ठीक है। सबसेक्शन 4 जो है वो हमें बता रहा है कि अगर जो सबसेक्शन 3 में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ओरली है, तो मुख्तियारकार या फिर अथोराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, उसको रिटन में लिखेगा, फिर क्या वो जो पर्सन जिसे वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लेगा, ठीक है। सबसेक्शन 5 जो है वो बता रहा है, अब सबसेक्शन 5 में यही है कि जो मुख्तियारकार है या फिर अथोराइज्ड ऑफिसर है वो कंफर्म करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है एंड फिर उसके बाद क्या करेगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि इस पर्सन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अथोराइज्ड मतलब एक्यूरेट है। उसके बाद सबसेक्शन 6 जो है वो हमें बता रहा है कि मुख्तियारकार या अथोराइज्ड ऑफिसर पास करेगा ऐसी इंफॉर्मेशन को सेल इंचार्ज को, ठीक है। मतलब एक यूनिट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, एक सेल बनेगा, उसको पास करेगा। अगर उसमें जो इंचार्ज है वो मतलब अगर मुख्तियारकार या अथोराइज्ड पर्सन नहीं है, उसी सूरत वो जो है पास करेंगे, अदरवाइज़ वो वहीं पे होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि वो जो इंचार्ज होगा उस मतलब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा और फिर रिकॉर्ड करने के बाद जो इंचार्ज है वो अगर सेटिस्फाइड है कि इसने किसी किस्म का राइट एक्वायर किया है या इंटरेस्ट एक्वायर किया है, तो फिर वो क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में वो एक्यूजेशन या जो भी मतलब चेंजिंग आई है उसको मेंटेन करेगा। अब सबसेक्शन 7 जो है बेसिकली वो हमें बता रहा है कि जो मुख्तियारकार है या इंचार्ज है सेल का,
अगर उनका सेल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, जो उन्होंने चेंजिंग की है डॉक्यूमेंट्स में, वो अब जो सब सेक्शन 6 में हम देख कर आए हैं, वो क्या करेंगे, या तो उसकी जो कॉपी है उसको एंट्री बोर्ड मतलब जो एंट्री बोर्ड मतलब एंट्री की है उन्होंने कॉपी की, वो नोटिस बोर्ड पे अफिक्स कर देंगे तालुका ऑफिस के, या फिर उसकी कॉपी जो है एंट्री की वो तपेदार को फॉरवर्ड करेंगे, या फिर तपेदार की कोई जो प्लेस है जिसको तपेदार डेरो कहते हैं वहाँ पे अफिक्स कर देगा, या फिर वो नोटिस के ज़रिए इस तरह से मतलब बताया जाएगा या इंटीमेट किया जाएगा सारे उन पर्सन्स को जो कि इंटरेस्टेड हैं इस म्यूटेशन में, ठीक है, वो रिटन में उन सबको बताएगा। 8 में सिंपली यही कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड होता है जो म्यूटेशन हुई है, मतलब जो भी एंट्री हुई है सबसेक्शन 6 के अंडर, या वो क्या करेगा, फाइल करेगा ऑब्जेक्शन उस एंट्री के अगेंस्ट, ठीक है, या तो सेल ऑफ इंचार्ज के पास या मुख्तियारकार के पास, या अगर ये दोनों नहीं है जैसे हमने सेक्शन 7 में देखा, तो विद इन 15 डेज जो है वो मतलब डायरेक्ट जाएगा मुख्तियारकार के पास। अब जो ऑब्जेक्शन अराइज किया जा रहा है अंडर सेक्शन सबसेक्शन 8 के, फिर क्या होगा, एक जो है सेपरेट कचहरी होगी, ठीक है, जो कि खुली कचहरी जिसको कहते हैं, उसमें मुख्तियारकार दोनों कंसर्न पार्टीज़ को 1 वीक का मतलब नोटिस देंगे, उस 1 वीक के अंदर अंदर वो लोग प्रेजेंट होंगे और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं जिनका एतराज़ात हैं या जो भी म्यूटेशन से एग्रीव्ड हो रहे हैं किस तरह से, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे ओपन कचहरी में, और उसके बाद फिर जो है इसका फ़ैसला होगा जो भी सारी चीज़ें उनको देख के। लेकिन हाँ, जब ये ऑब्जेक्शन होता है तो फिर वो सेक्शन 10 जो है उसमें ऑब्जेक्शन को इंटर किया जाता है, ठीक है, किसी किस्म का जो भी मतलब चेंज होगा उसको हम किसी रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट केसेस में इंटर करेंगे, जो कि मुख्तियारकार या फिर ये जो लोकल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो ओपन कचहरी में डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर डिसीशन में मेकिंग करेंगे। अब सब सेक्शन 11 हमें बता रहा है कि जो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में किसी किस्म की जो एंट्रीज़ होंगी, ठीक है, वो सर्टिफाइड करेगा मुख्तियारकार और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट में, जिस तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रिस्क्राइब किया गया है इस तरह से, ठीक है। अब सब सेक्शन 12 जो है वो हमें बता रहा है कि जो मुख्तियारकार है फिर वो क्या करेगा, जो भी अगर सेल नहीं है तो, अगर सेल है तो फिर सेल इंचार्ज वो 10 दिन के अंदर, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है उसके बाद जो है 10 दिन के अंदर जो भी उसमें चेंजिंग करनी होगी वो कर देगा रिकॉर्ड ऑफ राइट होने मतलब उसको ट्रांसफ़र करने से पहले पहले। मीन्स जो सब सेक्शन 10 में हमने देखा था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन में ये मेंटेन किया था कि ये जो है डिस्प्यूटेड है या इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, तो फिर वो क्या करेंगे, जब वो डिसीशन हो जाएगा तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर वो जो भी करेक्शन होगी वो रिकॉर्ड ऑफ राइट की उसमें करेक्शन करेंगे, और उसके बाद जो है वो जो सुपरवाइज़र है मतलब तपेदार का, या उनको सुपरवाइज़ करेंगे कि आप भी करेक्शन कर लें इस रिकॉर्ड ऑफ राइट में, या फिर या बाकी जो यूनियन काउंसिल है उनको भी वो रिसिप्ट या डायरेक्शन दी जाएंगी कि आप भी करेक्शन कर लें रिकॉर्ड ऑफ राइट में, जो भी डिस्प्यूट था अब रिजॉल्व हो गया है और उसमें जो भी चेंजिंग है या जो भी करेक्शन है वो करके आप मेंटेन कर दें, ठीक है। तो ये विद इन 15 डेज़ होगा। जो भी करेक्शन हो रही है अंडर सबसेक्शन 12, ठीक है, वो क्या है, मुख्तियारकार अगर सेल के थ्रू या इंचार्ज के थ्रू की गई है तो वो मुख्तियारकार उसको हम कह सकते हैं सर्टिफाई करेगा, या फिर किसी और के तहत की गई है तो वो करेक्शन भी मुख्तियारकार ही करेगा, असिस्टेंट मुख्तियारकार, ठीक है। दोनों ही केसेस में मुख्तियारकार उस करेक्शन को सर्टिफाइड करेगा। लेकिन जो भी ये करेक्शंस हुई हैं
अगर उसको कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन करना है तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसको जो असिस्टेंट कलेक्टर है फर्स्ट ग्रेड का वो अटेस्ट करेगा, उसके बाद ही जाके कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में करेक्शन होंगी। मीन्स अगर ऑब्जेक्शन हुआ है तो वो ऑब्जेक्शन खुली कचहरी में रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उसको डील आउट करेंगे। उसके बाद जो है वो जो किसी किस्म का अगर मतलब म्यूटेशन होनी है, म्यूटेशन में जो भी एंट्रीज़ हुई हैं वो फिर क्या होंगी, रिकॉर्ड ऑफ राइट में ट्रांसफ़र की जाएंगी। उसके बाद फिर 12 में हमें यही बता रहा है कि फिर वो जो मुख्तियारकार है वो डायरेक्ट करेगा तपेदार, यूनियन काउंसिल और यूनिट सेल को कि आप भी ये करेक्शंस कर लें। फिर वो जो करेक्शंस हैं वो अटेस्ट करेगा मुख्तियारकार। अगर वो मतलब चेंजिंग जो करेक्शन है वो इंचार्ज या मुख्तियारकार ने खुद की हैं या फिर किसी और जो लोअर और स्टाफ का है रेवेन्यू ऑफिसर उसने की है, तो फिर वो अटेस्ट कौन करेगा, मुख्तियारकार, असिस्टेंट मुख्तियारकार। ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है उसको कौन अटेस्ट करेगा, कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। ठीक है।